मुझे उसकी याद आती है। वैसे याद शब्द इस्तेमाल करना भी कम होगा क्योंकि अब वह मर चुका है। मुझे वह दिन साफ याद है जब उसके हाथ में एक गहरा फूल था। वह उसे इस तरह देख रहा था जैसे किसी ने आज तक किसी फूल को नहीं देखा हो। चाहे कोई पूरी जिंदगी सुबह से रात तक ही क्यों न देखता रहे, पर वैसी नजर किसी की नहीं थी। उसका चेहरा एकदम शांत था जैसे पुराने जमाने के लोगों का होता है। वह अपने सिगरेट के पीछे से चुपचाप देख रहा था। मुझे उसकी मजबूत और पतली उंगलियां आज भी याद हैं। वह चमड़ा बुनने का हुनर जानता था। उसके हाथों के पास ही चाय पीने का एक बर्तन रखा था। खिड़की के बाहर घास की चटाई बिछी थी और दूर दूर तक कीचड़ वाली जमीन दिखाई दे रही थी। मुझे उसकी आवाज एकदम साफ याद है। वह थोड़ा रुक रुक कर और नाक से बोलता था जैसे पुराने जमाने के लोग बोलते थे। मैंने उसे सिर्फ 3 बार देखा था। आखिरी बार साल 1887 की बात है। यह बहुत अच्छी बात है कि जो लोग उसे जानते थे वे उसके बारे में कुछ लिख रहे हैं। मेरी बातें शायद सबसे छोटी और कमजोर हों, पर मैं जो भी कहूंगा वह एकदम सच और बिना किसी तरफदारी के होगा। मैं अर्जेंटीना का रहने वाला हूं, इसलिए मैं उसकी झूठी या बहुत ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा। फूनस मुझे शहर का एक चालाक आदमी समझता था। कुछ बड़े लेखकों ने लिखा है कि फूनस कोई बहुत बड़ा आदमी या सुपरमैन जैसा था। मुझे इस बात पर शक नहीं है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का था और उसमें कुछ कमियां भी थीं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता था। मुझे फूनस की पहली याद एकदम साफ है। मैं उसे शाम के धुंधलके में देख पा रहा हूं। यह साल 84 की बात है। फरवरी या मार्च का महीना रहा होगा। उस साल मेरे पिता मुझे गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए फ्रे बेंटोस ले गए थे। मैं अपने भाई बर्नार्डो के साथ फार्म से लौट रहा था। हम दोनों घोड़ों पर सवार थे और मजे में गाना गाते हुए आ रहे थे। उस दिन बहुत गर्मी थी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज तूफान आ गया। दक्षिण की तरफ से बहुत तेज हवा चल रही थी और पेड़ पागलों की तरह हिल रहे थे। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था और मन ही मन यह उम्मीद भी थी कि तेज बारिश हमें खुले रास्ते में ही पकड़ लेगी। हम एक तरह से उस तूफान के साथ दौड़ लगा रहे थे। हम एक पतली गली में पहुंचे जहां दोनों तरफ ईंटों की ऊंची दीवारें बनी थी। अचानक सब कुछ काला पड़ गया, यानी बहुत अंधेरा हो गया। तभी मुझे ऊपर की तरफ किसी के तेजी से भागने की आवाज सुनाई दी। मैंने अपनी आंखें ऊपर की तो देखा कि एक लड़का बहुत पतले और टूटे हुए रास्ते पर ऐसे दौड़ रहा था जैसे वह किसी दीवार पर चल रहा हो। मुझे आज भी उसकी ढीली पैंट और पैरों की चप्पलें याद हैं। उसके सख्त चेहरे पर एक सिगरेट दबी हुई थी जो उस अंधेरे में साफ दिख रही थी। अचानक बर्नार्डो ने उससे आवाज दी, इरेनियो, क्या टाइम हुआ है? उस लड़के ने न तो ऊपर देखा और न ही अपनी चाल रोकी। उसने बस चलते चलते जवाब दिया, 10 मिनट में 8 बज जाएंगे बच्चे बर्नार्डो। उसकी आवाज बहुत तेज और थोड़ी मजाक उड़ाने वाली थी। सच कहूं तो मैं अपनी ही दुनिया में इतना खोया रहता हूं कि शायद मैं उसकी इस बात पर ध्यान भी न देता। लेकिन मेरे भाई ने उसकी बात को दोबारा दोहराया। मुझे लगा कि वह अपने इलाके की लड़की की इस काबिलियत पर थोड़ा गर्व महसूस कर रहा था और यह भी दिखाना चाहता था कि उसे उस लड़के के जवाब से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने मुझे बताया कि वह लड़का इरेनियो फूनस है। वह अपनी कुछ अजीब आदतों के लिए मशहूर था। उसे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था और उसे हमेशा सही समय पता रहता था, जैसे वह खुद एक जीती जागती घड़ी हो। उसकी माँ मारिया कस्बे में कपड़े प्रेस करने का काम करती थी।
उसके पिता के बारे में लोग अलग अलग बातें करते थे। कोई उन्हें अंग्रेजी डॉक्टर कहता तो कोई कहता कि वह घोड़ों की देखभाल करने वाले कोई मामूली आदमी थे। इरेनियो अपनी मां के साथ बस्ती के आखिरी किनारे पर रहता था। साल 1885 और 86 में हम दूसरे शहर में रहे। जब हम 1887 में वापस आए तो मैंने अपने पुराने जान पहचान वाले लोगों के बारे में पूछा। आखिर में मैंने उस घड़ी वाले फूनस का हाल भी जानना चाहा। मुझे पता चला कि एक जंगली घोड़े ने उसे पटक दिया था और अब वह पूरी तरह से लाचार हो चुका है। यह खबर सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा। मुझे याद आया कि जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो वह कितनी ऊंचाई पर था और हम घोड़ों पर सवार थे। लोगों ने बताया कि अब इरेनियो अपनी खाट से हिलता भी नहीं है। वह बस सारा दिन अंजीर के पेड़ को या मकड़ी के जाले को एकटक देखता रहता है। शाम के समय उसे खिड़की के पास बैठने के लिए लाया जाता था। वह बहुत घमंडी था और ऐसा दिखाता था कि उसके साथ जो यह हादसा हुआ वह एक तरह से अच्छा ही था। मैंने उसे 2 बार खिड़की की लोहे की जाली के पीछे देखा। वह एकदम चुपचाप और बिना हिले डुले बैठा रहता था, जैसे वह हमेशा के लिए वहां कैद हो गया हो। एक बार तो उसकी आंखें बंद थी और दूसरी बार वह एक खुशबूदार पौधे को बहुत ध्यान से देख रहा था। उस समय मैंने लैटिन भाषा पढ़ने का काम शुरू किया था और मैं इसका थोड़ा दिखावा भी करता था। मेरे बैग में लैटिन की कई भारी किताबें थीं। उनमें से एक किताब तो इतनी मुश्किल थी कि वह मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी। छोटे गांव में खबरें बहुत जल्दी फैलती हैं। शहर के बाहर रहने वाले फूनस को भी पता चल गया कि मेरे पास कुछ नई और अनोखी किताबें आई हैं। उसने मुझे एक बहुत सुंदर और तमीज वाली चिट्ठी भेजी। उस चिट्ठी में उसने हमारी पुरानी मुलाकात की तारीख भी लिखी थी। उसने मेरे चाचा के बारे में भी अच्छी बातें लिखी कि उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया था। फिर उसने मुझसे एक किताब और एक डिक्शनरी मांगी। उसने लिखा, मुझे अभी लैटिन भाषा नहीं आती, पर मैं डिक्शनरी की मदद से उसे समझने की कोशिश करूंगा। उसने वादा किया कि वह किताबें जल्दी ही अच्छी हालत में लौटा देगा। पहले तो मुझे लगा कि वह मजाक कर रहा है। मुझे लगा कि वह कितना नासमझ है जो सोचता है कि इतनी कठिन भाषा सिर्फ एक डिक्शनरी से सीखी जा सकती है। उसे उसकी गलती बताने के लिए मैंने उसे अपनी सबसे मुश्किल किताबें भेज दी। 14 फरवरी को मेरे पास शहर से एक टेलीग्राम आया। उसमें लिखा था कि मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे तुरंत वापस आना होगा। सच कहूं तो मुझे उस समय दुख से ज्यादा इस बात की खुशी हो रही थी कि मुझे एक जरूरी टेलीग्राम मिला है। मैं सबको यह दिखाना चाहता था कि मैं कितना हिम्मत वाला हूं। जब मैं अपना सामान बांध रहा था तो मैंने देखा कि मेरी 2 किताबें गायब हैं। मुझे अगले दिन सुबह ही निकलना था, इसलिए उस रात खाना खाने के बाद मैं अपनी किताबें वापस लेने के लिए फूनस के घर की तरफ चल दिया। बाहर रात का मौसम बहुत भारी और घुटन भरा था। इरेनियो की मां ने उस छोटे से घर में मेरा स्वागत किया। उन्होंने बताया कि इरेनियो पीछे वाले कमरे में है। उन्होंने कहा कि अगर वहां अंधेरा हो तो घबराना मत, उसे बिना मोमबत्ती जलाए भी अंधेरे में समय बिताना आता है। मैं पत्थरों वाले आंगन और छोटे रास्ते से होते हुए दूसरे आंगन में पहुंचा। वहां बहुत सारी बेलें फैली हुई थी, जिसकी वजह से हर तरफ घना अंधेरा था। अचानक मुझे अंधेरे में से इरेनियो की आवाज सुनाई दी। वह बहुत तेज और मजाक भरे अंदाज में बोल रहा था। वह लैटिन भाषा में कोई पुरानी कहानी या मंत्र जैसी चीज बहुत मजे से पढ़ रहा था। उसके शब्द पूरे आंगन में गूंज रहे थे। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर बाद में जब हमारी लंबी बातचीत हुई तो मुझे पता चला कि वह याददाश्त
यानी मेमोरी के बारे में एक मशहूर किताब का हिस्सा पढ़ रहा था। बिना अपनी आवाज बदले इरेनियो ने मुझे अंदर आने को कहा। वह अपनी खाट पर लेटा हुआ सिगरेट पी रहा था। मुझे सुबह होने तक उसका चेहरा साफ नहीं दिखा, बस अंधेरे में उसकी सिगरेट की रोशनी कभी कभी चमक उठती थी। कमरे में थोड़ी सीलन की महक आ रही थी। मैं वहां बैठ गया और उसे टेलीग्राम और अपने पिता की बीमारी के बारे में सब बताया। अब मैं अपनी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गया हूं। यह पूरी बात उसी बातचीत के बारे में है जो हमारे बीच लगभग 50 साल पहले हुई थी। उसने उस रात जो कुछ भी कहा, मैं उन शब्दों को बिल्कुल वैसा का वैसा तो नहीं बता सकता, क्योंकि अब वे पूरी तरह याद नहीं है। पर उसने मुझे जो जो बातें बताई, मैं उनका एक छोटा सा सार, एक छोटी सी समरी आपके सामने रखूंगा। शायद मेरी बातें सुनने में उतनी मजेदार न लगे, पर आप खुद अंदाजा लगा लेना कि उस रात हमारी बातें कितनी अनोखी और उलझी हुई रही होंगी। इरेनियो ने मुझे उन लोगों के बारे में बताना शुरू किया जिनकी याददाश्त यानी मेमोरी बहुत तेज थी। उसने पुराने राजाओं की बात की, जैसे राजा साइरस, जो अपनी फौज के हर सिपाही का नाम जानते थे। उसने एक ऐसे आदमी की बात भी की जो 22 भाषाएं, 22 लैंग्वेजेस बोलता था। फुनुस को इस बात पर हैरानी हो रही थी कि लोग इन बातों को इतना बड़ा क्यों मानते हैं। उसके लिए तो यह सब बहुत मामूली बात थी। उसने बताया कि उस दोपहर जब वह नीले रंग के घोड़े से गिरा, उससे पहले वह एक सोए हुए इंसान जैसा था। उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। मैंने उसे याद दिलाया कि उसे समय का कितना अच्छा अंदाजा रहता था, पर उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि 19 साल तक वह एक सपने की तरह जी रहा था। देखता था पर कुछ नजर नहीं आता था, सुनता था पर कुछ समझ नहीं आता था, वह सब कुछ भूल जाता था। जैसे ही वह घोड़े से गिरा और उसे होश आया, दुनिया उसके लिए एकदम बदल गई। अब उसे सब कुछ बहुत साफ और चमकता हुआ दिखने लगा। उसे अपनी पुरानी से पुरानी और छोटी से छोटी बातें भी याद आने लगीं। जब उसे पता चला कि वह अब कभी चल फिर नहीं पाएगा, तो उसे ज्यादा बुरा नहीं लगा। उसे लगा कि इतनी अच्छी याददाश्त पाने के लिए यह तो बहुत छोटी कीमत है। अब उसका दिमाग कभी कोई गलती नहीं करता था। हम जब किसी मेज को देखते हैं तो हमें बस वहां रखे 3 गिलास दिखते हैं, पर फुनुस को अंगूर की बेल का एक एक पत्ता, टहनी और अंगूर का दाना साफ दिखता था। उसे सालों पहले की किसी खास सुबह के बादलों की बनावट भी याद थी। वह अपनी यादों में उन बादलों की तुलना किसी पुरानी किताब के डिजाइन या नदी के पानी की लहरों से कर सकता था। उसकी यादें सिर्फ फोटो जैसी नहीं थी। उसे उन यादों के साथ गर्मी, ठंड और शरीर की हलचल भी महसूस होती थी। वह अपने पुराने देखे हुए हर सपने को फिर से याद कर सकता था। उसने मुझसे कहा, दुनिया में जितने भी लोग हुए हैं उन सब की यादें मिला दी जाएं तो भी मेरी यादें उन सब से ज्यादा हैं। फिर सुबह होते होते उसने एक और बात कही, साहब, मेरी याददाश्त, मेरी मेमोरी एक कचरे के डिब्बे जैसी है जिसमें दुनिया भर की हर चीज जमा रहती है। जैसे हमारे लिए ब्लैक बोर्ड पर एक गोल घेरा, एक सर्कल या ट्रायंगल देखना आसान है, वैसे ही फुनस के लिए हर चीज एकदम साफ थी। वह घोड़े के लहराते बाल, गायों का झुंड या आग की बदलती लपटों को भी पूरी बारीकी से देख सकता था। वह आसमान के न जाने कितने तारे एक ही बार में देख लेता था। उसने मुझे ये बातें बताई और मुझे उसकी सच्चाई पर कभी कोई शक नहीं हुआ। उन दिनों आज की तरह फिल्में या रिकॉर्डिंग मशीनें नहीं थी, इसलिए किसी ने उसकी इस अनोखी ताकत पर कोई
जांच पड़ताल नहीं की। हम सब तो चीजों को भूलते हुए आगे बढ़ते हैं, पर फूनस के पास सब कुछ हमेशा के लिए जमा रहता था। अंधेरे में फूनस की आवाज गूंजती रही। उसने बताया कि साल 1886 में उसने गिनती करने का एक नया तरीका निकाला था। उसने कुछ ही दिनों में हजारों नंबरों को याद कर लिया। उसने कुछ भी लिख कर नहीं रखा, क्योंकि जो एक बार उसके दिमाग में आ गया वह कभी नहीं मिटता था। उसे यह बात पसंद नहीं थी कि छोटे से नंबर के लिए भी बहुत सारे शब्द भूलने पड़ते हैं। उसने हर एक नंबर का एक नया नाम रख दिया। जैसे 7013 नंबर को वह मैक्सिमो पेरेज कहता और 7014 को रेलगाड़ी। उसने नंबरों को वेल मछली और नेपोलियन जैसे नाम भी दिए। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि असली गिनती में नंबरों को तोड़कर समझा जाता है। जैसे 365 का मतलब 300, 60 और 5। पर फूनस को मेरी यह बात समझ नहीं आई, या शायद उसने समझने की कोशिश ही नहीं की। बहुत साल पहले लॉक नाम के एक आदमी ने एक ऐसी लैंग्वेज के बारे में सोचा था जिसमें दुनिया की हर चीज, हर पत्थर और हर चिड़िया का अपना एक अलग नाम हो। फूनस ने भी कुछ ऐसा ही करने की सोची थी, पर बाद में उसने यह विचार छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि यह बहुत उलझाने वाला होगा। सच तो यह है कि फूनस को सिर्फ हर पेड़ की पत्तियां ही याद नहीं थी, बल्कि उसे यह भी याद था कि उसने कब कब उन पत्तियों को देखा या उनके बारे में सोचा था। उसने तय किया कि वह अपनी जिंदगी की सारी पुरानी बातों और एक्सपीरियंस को करीब 70,000 यादों में बांट देगा और उन्हें नंबर दे देगा। पर फिर उसने 2 वजहों से यह काम रोक दिया। पहली यह कि यह काम कभी खत्म नहीं होने वाला था, और दूसरी यह कि इसका कोई खास फायदा नहीं था। उसे समझ आ गया था कि अगर वह अपनी मौत तक भी लगा रहे तो शायद वह मुश्किल से सिर्फ अपने बचपन की यादों को ही सही से छांट पाएगा। उसके ये 2 काम, एक तो हर नंबर का अलग नाम रखना और दूसरा अपनी हर याद की लिस्ट बनाना, सुनने में शायद बेमतलब लगे, सेंसलेस लगे, पर यह दिखाते हैं कि उसका दिमाग कितना बड़ा था। इससे हमें यह अंदाजा लगता है कि उसकी दुनिया कितनी चक्कर देने वाली थी। उसे मामूली बातें समझ नहीं आती थी। जैसे हमारे लिए कुत्ता सिर्फ एक नाम है, पर उसके लिए 3:14 पर साइड से दिखने वाला कुत्ता और 3:15 पर सामने से दिखने वाला कुत्ता 2 अलग चीजें थी। वह इस बात से परेशान रहता था कि इन दोनों को एक ही नाम से क्यों बुलाते हैं। उसे शीशे में अपना ही चेहरा और अपने हाथ हर बार देखकर हैरानी होती थी। वह हर चीज को इतनी बारीकी से देखता था कि उसे समय के साथ चीजों का सड़ना और थकावट भी साफ नजर आती थी। उसे मौत का बढ़ना और सीलन भी साफ दिखती थी। वह इस बड़ी दुनिया को इतनी गहराई से देखने वाला अकेला इंसान था। दुनिया के बड़े शहरों की चमक देखकर लोग दंग रह जाते हैं, पर उस बेचारी इरेनियो ने अपने छोटे से घर में जो महसूस किया वह उन बड़े शहरों की भीड़ भाड़ से भी कहीं ज्यादा भारी था। उसे सोने में बहुत तकलीफ होती थी। सोने का मतलब है दुनिया को भूल जाना, पर फूनस अपनी खाट पर लेटे लेटे अपने आसपास के हर घर की दरार और कोने कोने के बारे में सोचता रहता था। उसकी एक छोटी सी याद भी इतनी साफ थी जितना हमें कोई बड़ा सुख या दुख महसूस होता है। सोने के लिए वह अपना मुंह उस तरफ कर लेता था जहां सिर्फ घना अंधेरा होता था। कभी कभी वह यह सोचता था कि वह नदी की गहराई में लेटा हुआ है और पानी की लहरें उसे मिटा रही हैं। उसने बिना किसी ज्यादा मेहनत के इंग्लिश, फ्रेंच, पुर्तगीज और लैटिन जैसी कई भाषाएं सीख ली थी।
फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वह गहराई से सोच विचार नहीं कर पाता था। सोचने का असली मतलब ही यह होता है कि हम चीजों के बीच का छोटा मोटा फर्क भूल जाएं और उन्हें मिलाकर एक जैसा समझें। पर फुनस की भरी हुई दुनिया में सिर्फ छोटी छोटी बारीकियां ही थी, छोटी छोटी डिटेल्स जो एक दूसरे से एकदम सटी हुई थी। सुबह की हल्की हल्की रोशनी अब धीरे धीरे मिट्टी वाले आंगन में आने लगी थी। तब जाकर मैंने पहली बार उस चेहरे को देखा जिसकी आवाज मैं पूरी रात से सुन रहा था। इरेनियो सिर्फ 19 साल का था। उसका जन्म 1868 में हुआ था। वह देखने में किसी भारी और मजबूत मूर्ति जैसा लग रहा था, मानो वह पुराने पिरामिडों से भी कहीं ज्यादा पुराना हो। अचानक मेरे मन में आया कि मेरा बोला हुआ हर शब्द और मेरा हर इशारा उसकी कभी न भूलने वाली याददाश्त में हमेशा के लिए छप जाएगा। मैं इस डर से एकदम सुन्न पड़ गया कि कहीं मैं कोई फालतू हरकत न कर दूं जो उसे हमेशा के लिए याद रह जाए। साल 1889 में फेफड़ों की बीमारी की वजह से इरेनियो फुनस की मौत हो गई।